बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा है। कल अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। पीएम के 14 सितंबर के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की जमीन का मुआयना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि पीएम के 14 सितंबर के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ पहुंचेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की जमीन का मुआयना करते हुए नजर आएंगे सीएम। अगली खबर का रुख करते हैं। 2022 में होने वाले 5 असेंबली इंतखाब के दौरान सबकी निगाहें मुल्क के सबसे बड़े रियासत यूपी पर है। वैसे तो योगी हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातें खुद को मजबूत बताने में लगी हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कईयों की नींद उड़ा दी है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। साहब की मेंबरशिप का MIM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ। अब तक यूपी में बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश में जुटे ओवैसी को अतीक अहमद का साथ मिला है। साबिक MP अतीक अहमद की अहलिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि अब तक मुसलमान चुनाव जिताते थे, अब खुद जीतेंगे। कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में उनको इजाजत है और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि आईन मुस्लिमों को आजाद आवाज बनने का हक देता है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी ने यूपी में कदम तो रख दिया है, लेकिन उनके निशाने पर जो मुस्लिम हैं, वो यहाँ कितनी बड़ी ताकत हैं और ओवैसी का यूपी का चुनावी इतिहास क्या है, इसे समझने के लिए ये आदादोशुमार देखिए। यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% है। 80 से 85 सीटों पर मुस्लिम अक्सरियत में है। जिलों के हिसाब से देखें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं और अब इन्हीं सीटों पर ओवैसी की नजर है। अगर मगरबी यूपी की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, मेरठ, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर्स कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। ओवैसी इन सीटों को अपना मानकर चल रहे हैं, इसलिए 100 सीटों पर इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? ओवैसी ऐलान कुछ भी करें, लेकिन 2017 का यूपी चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 2017 में सहारनपुर शहर सीट पर AIMIM को 693 वोट मिले थे। कैराना में 1365 वोट मिले थे। बिजनौर के नजीबाबाद में 2094 वोट मिले थे। नगीना में 4385 वोट और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर 3503 वोट मिले। यानी इन 5 जगहों पर कहीं 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। हालांकि मुरादाबाद की कांठ विधानसभा में AIMIM को 22,908 वोट मिले थे और संभल में AIMIM को सबसे ज्यादा 59,336 वोट मिले थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री से मुस्लिम वोट बटेंगे और बीजेपी को फायदा होगा, या फिर मुस्लिम हिकमत से वोटिंग करेंगे और बीजेपी को हराने वाली ताकत के साथ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे और लखनऊ में बीएसपी के सम्मेलन पर यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इलेक्शन आने से पहले सभी जमातें सरगर्म हो जाती हैं, लेकिन आवाम इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अगले साल फिर से बीजेपी की सरकार ही बनेगी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से अयोध्या को लेकर विवादित बयान देते रहे, आज वो अयोध्या के दौरे पर है, क्या कहिएगा? दरअसल अयोध्या में सभी का स्वागत है। मैं तो यही कहूँगा, अयोध्या जा रहे हैं तो प्रोग्राम के भी दर्शन करें, और अयोध्या तो पूरे विश्व को आमंत्रित कर रही है, और अयोध्या में प्रोग्राम का भव्य मंदिर बने, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। सर, ओवैसी के यूपी आने से किसका नुकसान ज्यादा है, भाजपा का कि आपके विपक्ष का? क्या कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुट करके पूरे प्रदेश के जनमानस के हर सुख में हर दुख में शामिल रहती है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दल केवल चुनाव में नजर आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब जनता के दुख की बात आती है तो राजनीतिक दल उस समय दिखाई नहीं देते। कोरोना काल में 1.5 साल में 2 साल में एक भी राजनीतिक दल सड़क पर नहीं था। आज विभिन्न लोग निकले हैं, अच्छी बात है। आप देखेंगे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। लेकिन सर जी, हम लोग 350 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन विपक्ष हमेशा से ये कहता है कि ओवैसी आपकी बी टीम है। दरअसल ये उनके पास कोई अगर है इस प्रकार का कोई बैरोमीटर तो हमको भी दिखा दें। मायावती जी जो है ब्राह्मणों को लेकर लगातार संघर्ष। सभी राजनीतिक दल को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, केवल चुनाव के समय ही ऐसे दलों को हम सड़क पर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में हाजिर रहती है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन पहुँचाया, लंच पैकेट पहुँचाए, दवाइयाँ पहुँचाइयाँ। इसके अलावा जो अप्रवासी मजदूर आए थे उनके पैरों में चप्पल भी पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। विशाल वर्मा के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया। और निषाद पार्टी के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर से वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की। आने वाले असेंबली को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर संजय निषाद वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। यूपी के कानपुर से एसपी रुकन असेंबली इरफान सोलंकी ने नमाज के लिए असेंबली में प्रेयर रूम की मांग की है। सोलंकी की माने तो यूपी असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित को उन्होंने ये सुझाव दिया है और कहा है कि असेंबली में एमएलएस को इबादत के लिए कमरा बना देने से किसी को परेशानी नहीं होगी। सोलंकी के मुताबिक इबादत भी जरूरी है और असेंबली सेशन भी, इसलिए स्पीकर अगर चाहे तो एक छोटा सा कमरा इबादत के लिए बनवा दें। विधानसभा में एक प्रेयर रूम हो और मुस्लिम विधायक वहां पर जब नमाज का समय हो तो वहां पर नमाज अदा कर सकें, इस बात की मांग कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी ने की है। किस तरीके की ये मांग है, किनसे वो मांग कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, आप ये जो मांग कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे, क्या बात रखेंगे आप उनसे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सुझाव देंगे उनको? देखिए, मेरा सुझाव ये है, जैसे झारखंड में और महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा हो रही है और मांग हो रही है कि एक प्रेयर रूम, देखिए प्रेयर रूम और मस्जिद, मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शक को ये दोनों चीज़ क्लियर करें। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, और तमाम ऐसी जगह हैं जो बड़े बड़े मॉल है, बहुत से दिल्ली में और जयपुर रोड पे या अम्बारा रोड पे हाईवे ढाबे भी बने हुए हैं, जहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई लोगों के ढाबे हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रेयर रूम बना रखा है ताकि लोग आए अपनी इबादत करें। और देखिए, प्रेयर रूम में आप कभी भी जाके, आपके घर में भी प्रेयर रूम है जहाँ आपने भगवान राम की या किसी भगवान की जो भी है आपने उनकी मूर्ति रखी, जब आप मंदिर नहीं जा सकते आप वहीं पे प्रार्थना करके अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो प्रेयर रूम इसलिए होता है कि आदमी के पास अगर मस्जिद दूर है या मंदिर दूर है, वहाँ अपनी इबादत करेगा और 2 मिनट में अपने घर। तो हमने ये सुझाव करा इससे पहले, क्योंकि मैं 15 साल से विधायक हूँ, विधानसभा जा रहा हूँ। पहले लिखा होता था विधानसभा के अंदर के बता रहे, जहाँ विधायक बैठ के बात होती है वहाँ पर पहले हाँ और ना लिखा होता था। अब जब से ये हमारे नए अध्यक्ष जी बने हृदय नारायण दीक्षित जी, इन्होंने सत्ता पक्ष विपक्ष कर दिया। ये विधानसभा अध्यक्ष जी के पास पावर है, उनका अधिकार है, वो कोई। तो हमने सुझाव दिया अगर विधानसभा अध्यक्ष जी चाहे तो 1-2-4 लोगों के लिए खड़े होने के लिए जगह बना के एक प्रेयर रूम बना दे। मानना ना मानना उनका काम है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। यूपी के जौनपुर में यूपी हुकूमत की सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कराने की मंशा पर खुद सरकारी डॉक्टर्स ही पानी फेरने में लगे हुए हैं। ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब जिला अस्पताल में संजीदगी से डेंगू से मुतासिर एक 8 साल के बच्चे का इलाज कराने के लिए अहले खाना अस्पताल पहुंचे तो वहां पर तैनात डॉक्टर ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
मामले को लेकर जब जी मीडिया ने सीएमएस से बात की तो रेफर करने वाले डॉक्टर ने ही बच्चे को अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। हालांकि सीएमएस ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे बीएचयू वाराणसी भेजा जा रहा था। सराय दिखाया सर जो है, उसके बाद जो है वहाँ से रेफ़र किए तो ला करके ये हरिओम में दिखाए हैं, वहाँ से रेफ़र किए हैं तो यहाँ लेके आए हैं। अब बीएचयू जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो है कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए आगे लेके जाओ, जो है वहाँ बीएचयू में सब सुविधाएँ हैं। बोल रहे हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सर दिक्कत हो रही है कि अब बैलेंस देखना है कि बैलेंस किससे लेवें, किससे क्या करें। फीवर के मरीज आ रहे हैं, उसमें कुछ सर्दी जुकाम के हैं, कुछ बुखार किसी अन्य कारण से भी हैं, कुछ सीजनल बुखार भी हैं, लेकिन 25 से 30 मरीज आ जा रहे हैं। शनिवार को जैसे हम लोगों ने 26 टेस्ट करे डेंगू के, उसमें 1 पॉजिटिव निकला। कुल 5 पॉजिटिव हमारे अस्पताल के जांच में, 4 हमने किया पॉजिटिव, 1 प्राइवेट में जांच किया गया पॉजिटिव। वो हमारे अस्पताल में इसमें गुरमीत भर्ती भी है। वहीं दूसरी जानिब मथुरा में मलेरिया डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक यहां 12 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। 12 गांवों में महकमा सेहत की टीम काम कर रही है। प्राइमरी स्कूल में कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। मथुरा में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग गाँव में जाकर कैंप लगा रहा है और लोगों का परीक्षण कर रहा है। लैब के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा में करीब 12 गांव में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहां पर फॉगिंग और अन्य तरीके से जो बीमारियों का बचाव विभाग कर सकता है, वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। हम गांव सकरवा में हैं, जहां पर हॉटस्पॉट बनाया गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। जो यहाँ पर गाँव के लोग आ रहे हैं, उनका उपचार हो, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएँ मिले, इसीलिए यहाँ पर टीम काम कर रही है। सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ इन सैंपलों को लैब में भेजा जाएगा, जहां से पुष्टि होगी कि जो मरीज है उसमें किस तरीके के लक्षण हैं, कहीं वो डेंगू या मलेरिया या फिर कोविड से रिलेटेड तो नहीं है। हर तरीके के टेस्ट स्वास्थ्य विभाग अपने गाँव में कैंप लगाकर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमको और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, देखा गया है कि आम तौर पर लोगों की लापरवाही उसमें सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई विशेष तौर पर होनी चाहिए, लोगों को हाइजीनिक होना चाहिए, जिससे बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। समाजी मीडिया मथुरा। अगली खबर का रुख करते हैं। यहाँ हरियाणा के करनाल में किसानों का हल्ला बोल जारी है। मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचे किसान अब बाहर धरने पर बैठकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले करनाल में इंतजामिया के साथ बेनतीजा रही मीटिंग के बाद किसान मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस की तरफ से किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरते नजर आए। मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह दलेवाल और गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना जारी रहेगा। साथ ही किसान लीडर ने कहा कि सरकार जब चाहे किसानों से बात कर सकती है, वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धरना जारी रहेगा। बैठक भी हुई, बैठक में भी उन्होंने टाल मटोल की नीति रखी, तो उसके बाद मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन आपने ये देखा कैसे बिल्कुल नॉन वायलेंस रहते हुए किसानों ने यहाँ पर आकर घेराव किया। जब तक उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हमारे शहीद को बनता मुआवजा नहीं मिलता, उसके बेटे को नौकरी नहीं देती, और जो हमारे जख्मी हुए भाई हैं उनका बनता मुआवजा जो हम लोगों ने मांग की है वो नहीं देते, तब तक ये मतलब गिराव ही चलता है। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। अब हम 3 करोड़ वापसी की बात कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं। हमने क्या आदेश मांग लिया जी? क्या मांग लिया हमने, बताओ? हम तो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, लूटने की किसी को बात नहीं कर रहे, और वो भी हमें नहीं दे रहे। अब इनके साथ ये सरकार भी गंवाएंगे, ये सरकार भी गंवाएंगे, ये परिवार भी गंवाएंगे। इनकी सरकार भी जाएगी और इससे 10 गुने मनवा के हटेंगे जी। एसडी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी महाजरीन से मुतालिक मसाइल के असाले के लिए कायम की गई वेब पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। इस पोर्टल के जरिए कश्मीरी महाजरीन अपनी
जायदाद और दीगर परेशानियों से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2 हफ्ते कबल ही इसका वेब लिंक तैयार किया गया था, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। एलजी के मुताबिक वेब पोर्टल के जरिए अब तक 745 मामले सामने आ चुके हैं। वेब पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए एलजी ने कहा कि अवामी सतह पर इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। वेब पोर्टल को गुड गवर्नेंस की सिमत में अहम पहल बताते हुए एलजी ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की साझा विरासत को भी फरोग मिलेगा। और काफी पश्चाताप था लोगों के मन में कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये गुड गवर्नेंस भी इसको कह सकते हैं और मानवीय संवेदना भी कह सकते हैं। और दुनिया में जो 2 सबसे बड़े आविष्कार हुए, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में सबसे बड़ा आविष्कार रूल ऑफ लॉ है, और अगर विज्ञान की हम बात करें तो भी है। तो पूरे दुनिया में ये सिद्धांत प्रतिपादित है, और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से फैसला किया गया है। वेब लिंक बना करके 2 हफ्ते पहले इसे चालू किया गया था, जिसका आज फॉर्मल लॉन्च हुआ है। 745 कंप्लेंट इस दौरान आ गई। ये कानून और ये व्यवस्था मदद करेगी, और सभी लोग मिलजुल करके जो हमारी साझी विरासत रही है जम्मू कश्मीर की, उसको फिर से यहाँ स्थापित करने में सफल होंगे। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर फारूक खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुदाखलत और तालिबान की मदद से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान इलाके में बदअमनी फैलाना चाहता है और वो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आने वाला है। जम्मू में 4थे नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए फारूक खान ने कहा कि पंजशीर में तालिबान की हिमायत से साफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर उन्हें दूसरे मुल्कों में खून खराबे के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से हिजरत कर चुके कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों की जायदाद पर नाजायज कब्जा हटाने की सिमत में इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया है और मुस्तहिक अफराद को हर हाल में उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की हरकतों का ताल्लुक है, उसके बारे में कोई हैरानगी किसी को नहीं हो रही, क्योंकि वो हर तरह से पूरे विश्व में जाना गया है टेररिज्म का हब है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई बड़ी अच्छी शराफत वाली हरकत करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतों में पहले भी मुलव्वस रहा है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, पाकिस्तान की फौजी छावनी के पास मारा गया, और वहाँ पे कितने साल से वो बैठा हुआ था बड़े आराम से। तो वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हमेशा गढ़ रहा है, और आइंदा भी उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। हमारे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट भाई और बहन हैं, उनकी वापसी के लिए और बाइज्जत वापसी के लिए, सेफ वापसी के लिए भारत सरकार, ख़ासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत अपनी दिलचस्पी लेते हैं और उसके ऊपर बहुत काम भी कर रही है भारत सरकार भी और यूटी सरकार भी। ये जो कल जो ऐलान किया है हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, तो वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि हमारे माइग्रेंट भाइयों की जो प्रॉपर्टी नाजायज़ तरीके से अगर किसी ने हथियाई है, कब्ज़े में की है, तो उसको किस तरीके से उनका हक वापस मिले। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये वापसी का, जी हाँ, ये वापसी के लिए राह हमवार करनी है। सनाती यूनिट की रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए वेब पोर्टल का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते वजीर दाखिला अमित शाह ने न्यू सेंट्रल स्कीम 2021 के तहत इस वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया था। पोर्टल के जरिए जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी से मुतालिक तमाम उमूर की जानकारी फराहम होगी। इससे न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क के तिजारती इदारे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। सरकार को नई सनाती स्कीम से 50,000 करोड़ की सरमायाकारी और 10 लाख से ज्यादा नौकरी पैदा करने का हदफ मुतय्यन किया है। वाज़ेह हो कि जब ये स्कीम शुरू की गई थी उस वक्त 28,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी पैदा होने का इम्कान जाहिर किया गया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2021 का, दिसंबर 2020 का,
उस समय 4 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट उन 3 महीनों में उनका फ्लो जम्मू कश्मीर में रहा, लेकिन एक बार कोविड ने फिर अपनी दस्तक दी तो फिर वो रुक गया। और आज की डेट में आप देखेंगे कि भाई बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ हैं। थोड़ी थोड़ी छुटपुट घटनाएं होती हैं, उसके कारण थोड़ा कठिनाई भी होती है, लेकिन बहुत बड़ा टूरिस्ट आज ये है। ये टूरिस्ट इंडस्ट्री फली फूलेगी कश्मीर में। और आप देखेंगे कि पहले जो एक रहता था कि 10 लाख 12 लाख 14 लाख तक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते थे, ये नंबर बहुत जल्दी 3 महीने में 4 लाख टूरिस्टों ने यहाँ पिछले साल और इस साल के शुरू में यहाँ आए हैं। एम्प्लॉयमेंट के इस सेक्टर में हमेशा पिछड़ा हुआ था, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है और हमेशा सेंटर पे ही निर्भर करती है। अपने उतने साधन नहीं है कि ये यहाँ के बच्चों को रोज़गार दे सके। एक बहुत अच्छा कदम है जो 370 हटने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ एक नया इनिशिएटिव ले लिया है कि यहाँ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको यहाँ लागू किया जाए। जो नेशनल पॉलिसी लाई है उससे अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक नई गति, एक नई तेज़ी मिलेगी और आने वाला वक्त जो होगा वो जम्मू कश्मीर में एक सुनहरी दौर शुरू होगा। यही हमेशा हमारी कामना थी और यही हमारी शिक्षा है। जो बेरोज़गार नौजवान हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खुशाइन कदम है और इस तरीके के कदम और भी मुझे लगता है केंद्र ढूंढ रही है। और जिसमें हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और यहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं रोज़गार देना चाहते हैं। और जिस तरीके से जो आउटसाइडर्स, आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर है, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, यहाँ कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, मुझे लगता है कि यहाँ की रियासत को और यहाँ के नौजवानों को एक रोज़गार का मौका मतलब एक फराहम हो सकता है। बहुत अच्छा कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका खुशामदीद करती है और मुबारकबाद देती है हमारी केंद्र की सरकार को, जो वाकई में दर्द रख रही है जम्मू कश्मीर के लोगों का। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इन 1-2 सालों में एक नया कश्मीर का जो ख्वाब है वो ज़मीनी सतह पे दिखाई देगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कारगुज़ार काबीना का ऐलान करते हुए कहा है कि ये जुज़वक्ती इंतजाम है और आने वाले दिनों में मजीद मनसूबाबंदी के साथ मुकम्मल हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। नई हुकूमत की कमान मुल्ला हसन अखुंद के हाथों में होगी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम उनके नायब होंगे। मौलवी मोहम्मद याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को वजीर दाखिला, अमीर मुतकी को वजीर खारजा, हिदायतुल्लाह बदरी वजीर मालियात, मौलवी अब्दुल हकीम को वजीर इंसाफ, खलील उर रहमान को वजीर बराए पनाहगुज़ीन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाया गया है। तालिबान के अमीर मुल्ला हब्तुल्ला अखुन जायद इस काबीना के सरपरस्त होंगे। काबीना में शामिल 33 अफराद में किसी भी खातून को जगह नहीं दी गई है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि अभी भी कई अहम महकमों के कलमदान तकसीम नहीं किए गए हैं। बरतानिया के साबिक वजीर आज़म टॉनी ब्लेयर ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। टॉनी ब्लेयर का कहना है कि तालिबान के कब्जे के बाद दहशतगर्दी के आलमी सतह पर फैलने के साथ ही जौहरी असलहों का खतरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान में दहशत का राज। दहशत राज पर सबसे बड़ा इंतबा। अब की बार बायो हथियार से वार। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद क्या आपने ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का ये इंतबाह गौर से सुना? टोनी ब्लेयर ने दहशतगर्दाना तंजीमों की तरफ से बायो टेररिज्म के खतरे का अंदेशा जताया और दुनिया को आगाह करते हुए ये भी कहा कि इससे निपटने के लिए अब हमें ठोस तरीके ढूंढने होंगे। We need also to assess our vulnerability. COVID-19 has taught us about deadly pathogens. Bioterror possibilities may seem like the realm of science fiction, but we would be wise now to prepare for their potential use by non-state actors. टोनी ब्लेयर इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने शिद्दत पसंदी से मिल रहे चैलेंजेस की बात की। In my view, Islamism, both the ideology and the violence, is a first-order security threat, and unchecked, it will come to us, even if centered far from us, as 9/11 demonstrated.